मैं जब यहाँ आया तो यह देखकर हैरान हो गया। यहाँ पर तो मेरे बहू के मैं आज अनाथालय में आ पहुँचा था। कभी सोचा भी नहीं था कि हम अनाथालय में ही रहेंगे, क्योंकि मेरे पास तो कोई चीज़ की कमी ही नहीं थी। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर ऐसे अपनी बहू के देखकर तो हालत ही खराब हो गया। मेरा नाम राकेश है। मैं एक सरकारी स्कूल का टीचर हूँ और मेरी इनकम भी बहुत अच्छी है। आपको पता ही होगा कि सरकारी टीचर हेड की कितनी इनकम होती है। और मेरा एक लौता बेटा, उसे मैं पढ़ाई करवा रहा था। यह भी पढ़ने में बहुत ही अच्छा था। मेरी पत्नी मेरे बेटे के बचपन में ही गुजर गई थी, इसलिए अपने बेटे का परवरिश मुझे ही करना था। बहुत मुश्किल तो होता था, लेकिन क्या करे, मेरा बेटा है और उसे माँ की कमी भी महसूस ना हो, इसलिए मैं पूरा कोशिश किया करता था। मेरा बेटा राम भी बहुत ही मेरा हेल्प किया करता था। वह भी जान गया था कि पिताजी को भी तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और वह जैसे जैसे बड़ा हो रहा था वैसे वैसे मेरी उम्र भी ढल रही थी। अब मेरी जॉब मैंने अपने बेटे को दे दी और मैं घर पर ही आराम करने लगा। बेटा जब शादी करने के लायक हो गया तो मैं उसके लिए एक बहुत ही पढ़ी लिखी और सरकारी टीचर ही लड़की चुनी, क्योंकि मेरा बेटा उस लड़की से पहले से ही पसंद करता था। इसलिए मैंने उस लड़की मीरा से अपने बेटे रमा की शादी कर दी। मेरा घर बहुत ही बड़ा था और उस घर में नौकर भी रहा करते थे, क्योंकि मैं तो अकेले ही अपने बेटे को बड़ा किया था। इसलिए घर पर जब मैं नहीं रहता था तो नौकर लोग ही मेरे बेटे रमा का ध्यान रखा करते थे। और अब तो बहू भी घर आ गई थी। अब मुझे लगा कि चलो, अब मेरी ज़िंदगी में कुछ तो आराम है और मैं चैन की सांस ले सकूँगा। अब क्योंकि बेटे को अपनी जॉब और बहू को अपना घर सौंप चुका था मैं। मेरी बहू कभी जब था वो, इसलिए वह सुबह सुबह उठकर ही सारे घर का काम कर लिया करती थी और मेरे लिए भी नाश्ता खाना बनाकर रेडी करके रख दिया करती थी। और पिताजी, यह आपका दवा है, सारे बंदोबस्त कर कहते हुए अपनी ड्यूटी पर चली जाती थी। और बेटा भी साथ में जाता था, क्योंकि दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। मैं भी बहुत खुश हो जाया करता था कि चलो, मेरी बहू तो अपने जॉब के साथ साथ इस घर को भी अच्छे से संभाल ली और मेरा ध्यान भी कितना रखती है। एक दिन मैं बाहर सब्जी लेने के लिए गया था और पता नहीं अचानक से एक गाड़ी ने मुझे आकर टक्कर दे दिया और मैं इस समय बेहोश हो गया। मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब मेरी होश आया तो मैं एक अस्पताल में भर्ती था और मेरे बेटे बहुत वहाँ पर रो रहे थे। यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि वह आखिर रो क्यों रहे हैं। जब मैं अपने पैर देखा तब मैं भी सुन रह गया। तब मुझे समझ में आया कि मेरे एक्सीडेंट में अपने पाँव खो दिया। रमा तो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। बहू भी कुछ उदास लग रही थी, लेकिन उसको इतना चिंता नहीं था। लेकिन मेरा बेटा तो मुझे गले लगाकर और तसल्ली देने लगा। बहुत ही रो रहा था। मैं भी अब जान चुका था कि मेरा पैर तो अब रहा नहीं, पर मेरे बेटे को ऐसे फिक्र करते देख मुझे कुछ हिम्मत हुआ और मैं दवा लेकर घर आ गया। मेरा बेटा मेरी बहुत सेवा करने लगा। मेरी बहू भी ख्याल रखा करती थी, लेकिन मेरी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि अब तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि यह अब कभी भी चल नहीं पाएंगे। एक पैर से इन्हें चलना पड़ेगा। ऐसे ही 1 साल गुजर गए। उसके बाद बेटी बहू की रंगत बदलने लगी। कोई भी इंसान कितना सेवा कर सकता है। मेरे बेटे ने भी मेरी सेवा करना कुछ कम कर गया और मेरी बहू भी अब मेरा उतना ध्यान नहीं रखा करती थी। वह भी अब एक बच्चे के बाप बन गया था रमा। इसलिए शायद बहू को भी अब अपने बच्चे जॉब और ये घर का ध्यान रखते रखते ऊब जाया करती थी। मैं भी इस बात को समझ रहा था और बहुत अपने बच्चे को भी घर पर ही छोड़कर जाया करती थी, एक नौकर के भरोसे। और मैं भी उसका ध्यान रख लिया करता था और घर पर खाने के लिए भी कुछ बना दिया करती थी। कभी नहीं भी बनाया करती थी तो मैं भूखे प्यासे ही रह जाया करता था। एक दिन अचानक जब बेटा घर पर आया तो मैंने पूछा कि
कुछ खाने के लिए है तो दे दो। इस पर रमा इस समय आया था, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाया और चुपचाप अपने रूम में आराम करने चला गया। मुझे तो बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, क्योंकि बहू उस दिन खाना बना कर नहीं गई थी। बहू को आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि आज उसका ट्रेनिंग था। इसलिए मैं खुद किचन में गया और वहाँ एक पैर पर ही कुछ अपने लिए दलिया गैस पर चढ़ाने लगा और वह दलिया अचानक से गिर गया। यह मैं देखकर तो हैरान हो गया, क्योंकि वह अपने से नहीं गिरा था। मेरी बहू आ चुकी थी किचन में और उसने जानबूझकर उस दलिया को गिरा दिया था। और उसके बाद बोली, पिताजी आप एक दिन भी भूखे नहीं रह सकते और आपने से बनाने आ गए, मेरा सारा किचन खराब कर दिया। आपने तो मैं आ ही रही थी, इतने में क्या आपकी प्राण निकल जाती। सुबह में ही तो आपको चाय और ब्रेड देकर गई ही थी ना, इतनी जल्दी कैसे आपको भूख लग गई। यह सारी आवाज़ सुनकर मेरा बेटा भी वहाँ पर आ गया और सारी बातें जानने के बाद मुझे वहाँ से लेकर मेरे कमरे में पहुँचा दिया और उसके बाद मुझे कुछ खाने को दिया और बोला, पिताजी मैं बहुत थका हुआ आया था, इसलिए मैं नहीं जान पाया कि आप दिन भर भूखे हैं। यह मेरे लंच में कुछ बचा हुआ है, खा लीजिए। मेरा भी बहुत थकी हुई है, मीरा भी थकी हुई है। हो सकता है इसलिए उसे गलती से गिरा गया हो, पर मैं तो जानता था कि बहू जानबूझकर मेरा दलिया गिरा दी थी। पता नहीं उसका मूड आज कल क्यों उखड़ा उखड़ा रहा करता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मेरे बेटे से भी रोजाना झगड़ा किया करती थी। बेटे बहू के झगड़े से मैं परेशान होकर मैं कभी नज़दीक में ही एक पार्क था वहीं पर चला जाता था, एक पैर से ही डंडे का सहारा लेकर। ऐसे तो मैं घर से कम ही निकला करता था और जब रात हुआ करती थी तब मैं पार्क से घर आ जाता था। वहाँ पर जाने के बाद भी मुझे खाने को थोड़ा बहुत ही मिला करता था। मेरा बेटा यह सब देखकर भी चुप हो जाया करता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिस बेटे को मैंने उसकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी, आज बुढ़ापे में मुझे आधे पेट खाने खा कर सुता रहा है और कुछ बोल भी नहीं रहा है अपनी पत्नी को। यह तो अपनी बीवी का गुलाम हो गया है। रोजाना खाना ढंग से नहीं मिलने के कारण मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई और मैं बेड पर आ गया, पर मैं किसी को कुछ बोल भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा बेटा भी मेरी बातों को अनसुना करके वहाँ से चुपचाप चला जाता और जब बहू से मैं कुछ कहता तो मुझे बहुत कुछ सुनाती और कहती कि इस बुढ़ापे में मैं आपकी नौकरानी हूँ क्या, रोजाना को खाना दो तो आपके कपड़े साफ करूँ, आपकी दवा दूँ। मुझे अब आपका काम नहीं हो सकता है, मैं परेशान हो गई हूँ। अपने बेटे के सामने तो आप बहुत ही शरीफ बने रहते हैं, आप यह घर छोड़कर चले क्यों नहीं जाते, मुझे भी आराम मिलेगा। आपसे मैं तंग आ चुका हूँ पिताजी। मैं तो उस समय आंखें में आंसू लिए चुपचाप सुन कर रह गया, पर सोचा कि बेटा आएगा तो उसे कुछ बोलूँगा। पर जैसे ही रमा घर आया वैसे ही मेरी बहू ही उससे झगड़ा करने लगी। झगड़े की वजह मुझे जानना था, क्योंकि रोजाना के झगड़े से मैं भी बहुत तंग आ चुका था। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, फिर भी मैं कोशिश करके धीरे धीरे लगड़ाते हुए अपने बेटे बहू के आवाज़ सुनने उनके कमरे की खिड़की के पास जाकर एक ही पैर के द्वारा खड़ा हो गया। जब मैं उनकी बात सुनी तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। बहू मेरे बेटे रमा से कह रही थी कि आप इस बुढ़ाऊ को वृद्धा आश्रम भेज दीजिए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी और मुझे आपसे तलाक चाहिए। मैं इस घर में आपकी नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ और मैं भी काम करती हूँ, मैं अपने बच्चों का ध्यान खुद रख लूँगी, आप अपना और अपने पिताजी का फिर देख लीजिएगा। मेरा बेटा बहू को बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेरे पिताजी ने बचपन से मुझे अकेले ही पाल पोस कर बड़े किए हैं, माँ की भी कभी कमी महसूस नहीं होने दिए हैं, तो आज मुझे उनकी लाठी बनना चाहिए तो तुम उन्हें घर से बाहर फेंकने की बात कर रही हो। इस पर बहू तुनक कर बोली, तुम्हें तो बस अपनी बाप की फिक्र है, फिर तुमने मुझसे
शादी ही क्यों किए थे? मुझे पता होता तो मैं तुमसे कभी प्यार ही नहीं करती। मैं आज शाम को जब घर आऊँगी तो अपने मायके चली जाऊँगी, नहीं तो पिताजी को भेजने का बंदोबस्त कर लेना। फिर मैं वहाँ से धीरे से अपने रूम में आ गया, क्योंकि कोई देख ना ले, और बहुत ही रो रहा था मैं। मेरी बहू भी वहाँ से अपनी ड्यूटी पर चली गई, पर मेरा बेटा उस दिन पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं गया। वो बहुत ही टेंशन में था, वह भी रो रहा था, और उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने पिताजी को वह कैसे वृद्धाश्रम छोड़े, पर अपनी पत्नी और बच्चों के बिना भी वे रहना नहीं चाहता था। मैं क्या करता, मैं तो बेकार हो ही चुका था। फिर मैंने अपना सामान खुद ही पैक करना शुरू कर दिया। मेरे पास तो कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, इसलिए एक छोटे से बैग में कुछ कपड़े, दवा और एक कागजात थे, वह भी मैंने अपने पास ही रख लिए। और मैं अपने बेटे के पास गया। अपने बेटे की आंसू पोंछी और पहुंची, और उसने उससे पूछा, तुमको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहू ठीक ही तो कह रही है। मुझ पिता को वृद्धाश्रम में बहुत ही आराम मिलेगा। यहाँ पर तुम लोगों को घर की भी चिंता लगी रहती है, और मेरी भी, पर वहाँ पर तो मेरा ख्याल रखने के लिए भी कोई ना कोई ज़रूर रहेगा, और तुम लोग को भी टेंशन नहीं रहेगा। इसलिए मुझे तुम यहाँ पर से एक पास में ही वृद्धाश्रम है, वहीं पर छोड़ दो बेटा। मेरी बातें सुनकर बहुत ही चकित हुआ रमा कि पिताजी को यह सब बातें कैसे पता चला, और वे आंखें फाड़ फाड़ कर मुझे देखे जा रहा था। इस पर मैंने कहा, बेटा तुम यही सोच रहे हो ना कि मुझे यह सारी बातें कैसे पता चला? तो मैं तुम्हारे और बहू की बातें सुन लिया था, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मन करेगा तो मिलने आ जाया करना, मेरे पोते को भी कभी कभी मेरे पास मिलने ले आना। इतना कहकर मैं अपने बेटे का हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम की ओर चल पड़ा। एक रिक्शा में मेरा बेटा मुझे और मेरे बैग को रखकर वृद्धाश्रम की ओर ले गया। मेरे साथ ही था, वहाँ पर मुझे गेट तक ही छोड़कर जाने लगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मुझे अंदर तक भी छोड़े। उसका तो मन ही मन अंदर ही अंदर वे रो रहा था कि मेरी पत्नी की वजह से आज मेरे देवता जैसे पिता को वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, मैं उसे कैसे छोड़ूं। मैं भी ये बात समझता था, इसलिए मैं अपने ही पाँव से धीरे धीरे किसी प्रकार घसीटते घसीटते जा रहा था अंदर। अंदर से कुछ कर्मचारी आए और मुझे एक रूम में ले गए, पर वहाँ पर मैं जैसे ही गया, एक ऐसे आदमी को देखा जो पूरी तरह से चेहरा ढका हुआ रो रहा था। उसे देखकर मुझे बहुत बेचैनी हुई, पता नहीं क्यों उसकी चिंता सताए जा रही थी। उसके आंसू मुझे अंदर तक झकझोर के रख दिए थे। उसके 2 बेड के बाद ही मेरा बेड था, और मैं आंखों में आंसू लिए चुपचाप बैठा रहा करता था, पर उसकी आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके रोने की वजह से तो मैं जानता ही था कि बेटे और अपने घर से दूर होने का दुख क्या होता है। मुझसे बेहतर और कौन जान सकता था, क्योंकि वह वृद्धाश्रम में है और वहाँ पर तो सभी अपने घर छोड़कर ही आते हैं। रात हो चुका था, मैं दोपहर में ही अपने घर से आ गया था, क्योंकि बहू ने बेटे को धमकी देकर गई थी कि अगर शाम तक मैं आई और घर में बूढ़ा मिल गया तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। इसलिए जब वह बहू घर आई थी तो मुझे ना देखकर बहुत ही खुश हो गई और पूरे घर को शुद्ध किया। उसके बाद वह मेरे रमा से कही कि अब मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ की मलकिनी हूँ, इस घर की मालिक हो। उस वृद्धे की वजह से ना जाने चैन से सो पाती थी। हमेशा उसकी शक्ल देखकर मुझे घिन आता था। घर गंदा करके रख दिया था उस बूढ़े ने। मेरी तो यहाँ पर वृद्धाश्रम में जिंदगी ठीक ही चल रही थी। जब रात हुआ तो मुझे खाने के प्लेट मिल गया और साथ में दवा भी दिया गया था, क्योंकि मेरा इलाज वहाँ से शुरू होने ही वाला था। लेकिन मैं फिर भी हैरान था कि वह आदमी जो रो रहा था वह अभी भी चेहरा छुपा ही हुआ था। मुझे पता नहीं इसे शर्म आ रहा था कि और कुछ बात थी,
मैं तो नया नया था, इसलिए मैं चुपचाप रात का भोजन करके दवा लेकर सो गया। आज मुझे भी चैन की नींद आई थी, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन जो मिला था। मन दुख हो चुका था और मैं गहरी नींद में सो गया। जब सुबह उठा तो उस शख्स को यहाँ पर ना पाया, तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो कहीं और पर कुछ कर रहा होगा। मैं भी फ्रेश होकर नाश्ता करने के बाद दवा लेकर मुझे भी कुछ पर्चे काटने का काम मिल गया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था और मैं जिस वृद्धा आश्रम में आया था वहाँ का काम मैनेजर मेरा ही स्टूडेंट था। मैंने उसे शिक्षा दी थी। वह मुझे यहाँ पर देखकर तो बहुत ही चिंतित था, लेकिन उसने मुझसे कहा, राकेश सर जी, आप चिंता मत कीजिए, यह आपका वृद्धाश्रम नहीं, आप ही का घर है। आपके यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा मैं। और मुझे दूसरे दिन से इस वृद्धाश्रम के खाने पीने के सारे खर्चे का पर्चा मिल गया था, काटने के लिए और देखने के लिए। मैं अपने काम में मग्न हो चुका था। दोपहर हो गया, फिर मुझे खाने के लिए मिला, पर उस आदमी को अभी भी मैं नहीं देख पाया था। मुझे लगा कि हो सकता है वो अपने घर चला गया हो, लेकिन फिर भी मुझे चिंता सताया जा रहा था कि जो आदमी इतना रो रहा था उसे घर वाले फिर क्यों आखिर ले जाएंगे, क्योंकि जो भी एक बार वृद्धाश्रम में आ जाता है उसे घर वाले थोड़े दोबारा पूछते हैं। फिर रात हो चुकी थी। जब मैं अपने बेड पर गया तो उस आदमी को फिर से वहीं पर देखा, पर चेहरा अपना ढका ही हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने फिर उसके पास गया और उससे पूछा, तुम दिन भर कहाँ थे और इतना क्यों रो रहे हो और चेहरे भी छुपा रखा है? वह आदमी कुछ नहीं बोला और चुपचाप सो गया। मैं भी सोचा कि शायद वो किसी से बात नहीं करना चाहता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मेरा बेटा भी एक दिन आया और मुझसे मिलने। मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से ठीक देखकर वो बहुत ही खुश हो गया कि चलो कुछ नहीं तो कम से कम मेरे पिताजी को यहाँ भोजन तो भरपेट मिल रहा है और दवा भी चल रही है। फिर वह वहाँ से चला गया। उसके चले जाने के बाद मैं भी आराम करने लेट गया। जब मैं कुछ देर आराम करने के बाद उठा तो अचानक एक ऐसा शख्स नजर आया जिसे मैं शायद जानता था, पर कुछ याद नहीं आ रहा था कि कहाँ इसे देखा है। जब मैं उसके पास गया तो भी बहुत ज़्यादा घबरा गया और फिर चेहरा ढकने लगा। मैंने खूब पूछा कि मैं तो आपको कहीं देखा है, कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है, पर जैसे ही कुछ सोचा तो समझ में आ गया, अरे यह तो मेरी बहू मीरा का पिताजी है। और मैं चकित रह गया कि यह यहाँ पर क्यों है। तब मुझे समझ में आया कि ओ इसलिए अपना चेहरा मुझसे ढक रहे थे, मुझसे बचने के लिए कि मुझे अपना चेहरा नहीं दिखलाना चाहते थे। इस पर मोहन जी भर कर रोने लगे और वह मुझसे बोले कि मैंने ऐसी औलाद जन्मी, और इतना ही कहकर चुप हो गए और बहुत रो रहे थे। मैंने उन्हें सबसे पहले बैठाया और पानी पिलाया। उसके बाद उनसे पूछा कि आप यहाँ कब से है। तब मोहन जी ने अपनी सारी कहानी मुझे बतला दी कि मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि वह मेरा भार नहीं उठा सकते थे। मैं भी रोज रोज के कचकच से परेशान हो गया था, इसलिए मैं यहीं पर आ गया। लेकिन आपको देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि मेरा बेटा ही ऐसा नहीं है, मेरी बेटी भी ऐसी है। मैंने तो सोचा था कि बहू के चलते हम घर से बाहर आ गए हैं। अगर अच्छे परिवार से मिली होती तो हम अपने ही घर में रहते, लेकिन जब आपको देखे तो मेरा सर चकरा गया और बस मुझे अपने आप से ही घिन आने लगा। इसलिए मैं अपना चेहरा छुपा रहा था। मेरी बेटी भी वैसे ही निकली जैसी मेरी बहू। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या हो गया है, वे आज़ादी चाहते हैं, पर हमें रहने से उनका आज़ादी थोड़े बंद होता है। फिर भी वह हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं। पता नहीं ये छुटकारा क्यों चाहते हैं। मोहन जी को देखकर तो मुझे अब कोई यहाँ पर है वृद्धा आश्रम में अपना लगने लगा था। फिर हम दोनों साथ में ही रहा करते थे और अपने दुख सुख बांट लिया करते थे।
जब कुछ दिनों के बाद फिर मेरा बेटा रमा आया तो मैं सोचा कि अब मैं अपने समधी जी से उसकी मिलवाऊँ बेटे को। पर मैं कुछ सोच कर चुप हो गया कि क्या कहेगा मेरा बेटा। लेकिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने रमा से कहा कि मीरा बहू कैसी है, अभी अपने मायके गई है। इस पर रमा थोड़ा अजब सा मुझे देखने लगा, क्योंकि उसी के तो चलते, यानी कि मीरा बहू के चलते ही तो मैं यहाँ वृद्धा आश्रम में आया हूँ और अपनी बहू का हाल चाल पूछ रहा हूँ। इस पर रमा बोला नहीं, बस वह ठीक है पर अभी मायके नहीं गई है, जाना ही नहीं चाहती है। इस पर मैं बोला, एक बार उसको उसके मायके जाने के लिए कह दो, हो सकता है उसका मन अच्छा हो जाए और पहले से भी ज़्यादा खुशी उसको शायद मिल जाए। मेरा बेटा मान गया और घर जाकर सीधे मीरा से बोला, मीरा तुम अपना सामान पैकिंग कर लो, बहुत दिन हो गए हैं तुम अपने मायके नहीं गई हो, जाओ 2-4 दिन के लिए घूम आओ, तुम्हारा भी मन अच्छा लगेगा। मीरा को भी बहुत अजीब लगा कि रमा ऐसे क्यों कह रहा है, पर सोची कि हो सकता है मेरे बारे में ही कुछ अच्छे ही सोच रहे होंगे और मैं अपना सामान पैकिंग करके सुबह सुबह ही अपने मायके के लिए निकल जाती हूँ। और मीरा सुबह सुबह ही निकल गई। जब वहाँ गई आके देखी तो सबसे पहले उसके भैया मिले। उसे देखते ही इसलिए अंदर चले गए उसके भैया और कोई खुशी भी नहीं चाहे कि मीरा को लगा हो सकता है भैया भाभी को कुछ बताने के लिए गए हो, पर गले भी नहीं लगे और अंदर चले गए तो उसे भाभी मिली तो उसका कोई भी भगत नहीं किया और बोली, मीरा तुम यहाँ पर कैसे। इस पर मेरी बहू बोली, क्या यहाँ मेरे मैके है, क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती। इस पर मीरा की भाभी बोली, नहीं आ सकती हो, कैसी हो। मैं ठीक हूँ भाभी, आप बताइए कैसी है, और पिताजी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस पर मीरा की भाभी चुप हो गई, लेकिन उसके भैया बोले, बाबूजी कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर गए हैं। इस पर मीरा बोली, ऐसे तो पहले कभी नहीं गए थे, अब अचानक ऐसे कैसे चले गए। इस पर भैया बोले, अब बुढ़ापा हो गया था तो वे सोचे कि कुछ पुण्य ही कर लेते हैं, इसलिए हो सकता है चले गए होंगे। मीरा भी वहाँ पर 2 दिन रही और फिर अपने भैया भाभी से विदा लेकर चली गई और कहीं कि जब पिताजी घर आ जाएंगे तब उनसे मेरी बात करवा दीजिएगा, फिर हम उनसे मिलने आ जाएंगे। भैया भाभी उन्हें तो विदा कर दिए, लेकिन कुछ भी मोहन जी के बारे में नहीं बतलाए। फिर वह यहाँ से अपने ससुराल आ गई। रमा उससे पूछा, कैसा रहा तुम्हारा दिन। तब वह रमा को सारी बातें बता दी। रमा, मैं बहुत खुश हूँ कि चलो कोई तो अपना बेटा अपने बाप का ध्यान रखता है। रमा मीरा से बोला, उन्हें तीर्थ यात्रा करवा रहा है। फिर मेरे रमा को भी थोड़ी पता था कि यह सब तो बहाना है। फिर कुछ दिनों के बाद मेरा बेटा मुझसे मिलने आया। मैं बीच बीच में मुझसे मिलने आया ही करता था, लेकिन इस बार तो मीरा भी आई थी, क्योंकि रमा उसके बच्चे को जो लेकर आया था। मैं भी सोच लिया था कि आज मीरा को भी कुछ शिक्षा दे ही देना जरूरी है, उसको भी तो अपनी गलती का एहसास हो। इसलिए जब रमा मुझसे मिलने आया तो मैंने बाहर ही बैठी थी, मीरा बाहर ही बैठी थी। मैंने बहुत ही रमा को बोला, तब भी मीरा को अंदर लेकर रमा आ गया। मीरा मेरे सामने आकर मुंह फुलाकर खड़ी थी और बोली, क्यों बुलाए हैं मुझे। इस पर मैं मीरा से बोला, तुमको कुछ दिखलाना चाहता था बहू, इसलिए मैं बुला लिया, तो बतलाइए, दिखलाइए, क्या दिखलाना है। इस पर मैंने इशारे से मीरा को मोहन जी की तरफ इशारा किया। जब मीरा पीछे मुड़कर देखी तो मोहन जी को यहाँ इस प्रकार से उसको देखकर डगमगाने लगी और वह बेहोश होकर गश्ती मारकर गिर गई। जब उसे कुछ घंटे के बाद होश आया तब वह पिताजी के गले लगकर बहुत रोने लगी और पूछी, पिताजी आप यहाँ कैसे, आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे। इस पर मोहन जी सारी कहानी मीरा को भी बतला दिया। मीरा तो बहुत रोई जा रही थी। फिर मीरा बोली, पिताजी आप मेरे घर चलिए, वहीं पर रहिएगा। इस पर मोहन जी कुछ नहीं बोले। फिर रमा बोला, मीरा कैसे हम पिताजी को घर पर ले जा सकते हैं, वहाँ पर तो जगह ही कम है, कच होते हैं बुजुर्गों को रखने से। इस पर मीरा का मुंह खुला का खुला रह गया
और आंखें फटी की फटी। तब उसे एहसास हुआ कि मैं रमा जी के पिताजी को यानी कि राकेश जी को किस प्रकार से वृद्धाश्रम भेजने के लिए रमा को मजबूर किया था, और खाना भी नहीं दे रहा था। ठीक ठीक ही तो कह रहे हैं। फिर मीरा भी चुप रह गई और फिर मेरे पास आकर माफ़ी मांगने लगी। मैं कैसे माफ़ कर देता, मुझे जो एक वक्त खाना भी ढंग से नहीं मिल पा रहा था और मुझे घर से ढक के देकर बाहर निकाला गया था। बहुत ही मिन्नतें किया गया, उसके बाद भी मैंने उसे माफ़ नहीं कर पाया। और फिर उसके बाद बेटे बहू दोनों मुझसे माफ़ी मांगकर चले गए। मीरा के पिताजी भी साफ इनकार कर दिए थे। हम वहाँ पर दोबारा फिर से घर में नहीं जाना चाहते थे। वहाँ से तो ज़िंदगी मेरी यहीं अच्छी कट रही थी। जब अपनों पर मुसीबत पड़ता है तो कितना बुरा लगता है। अपने आप को यहाँ देखकर मीरा को अपने बाप को यहाँ देखकर मीरा को बहुत ही बुरा लग रहा था। तो दोस्तों, यही स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। और हाँ, दूसरे के पिताजी को भी माता जी को भी अपने ही माता पिता समझ कर रखिएगा, तो आपके माता पिता के साथ भी अच्छा ही होगा। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।